दोस्तों, good afternoon. Jet of time to all of you. I welcome all my family members, our guests, जो आज हमारा इस सेशन के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अपने पूरे टॉप टाइम परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी मैं 1-2 मिनट इसलिए थोड़ा-सा लेट कर रहा था कि लोग जुड़ते जा रहे हैं so that each and everybody could be able to hear us. हम सबके जो आज के सेशन की चीजें हैं वो सब सुन पाएं, समझ पाएं। इस सेशन को शुरू करने से पहले जिस पोजीशन से आज हम गुजर रहे हैं दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवार के हर सदस्य, उनका परिवार आगे इस महामारी में सकुशल हों, स्वस्थ हों। क्योंकि ये जो महामारी का समय चल रहा है दोस्तों, इसमें हर इंसान ने कहीं न कहीं कोई अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में किसी न किसी इंसान को खोया है। तो ये एक ऐसी घड़ी है जब हम सब लोगों को एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है। एक-दूसरे का साथ देना है, एक-दूसरे को अवेयर करना है और जो सबसे बड़ी बात, जिन प्रिकॉशंस को लेके हम इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक बात है इसके ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों अभी तक कोई ऐसा इसका ट्रीटमेंट नहीं बन पाया है। हाँ, जो वैक्सीनेशन हो रही है, वो ज़्यादातर लोग लगवा भी रहे हैं एंड दैट इज़ हेल्पफुल आल्सो। एट लीस्ट वो हमें एक शील्ड या एक कवच के रूप में हमारी एंटीबॉडीज़ को बढ़ाती है, जिससे हम इस वायरस से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। तो एज़ अ वेलनेस प्रमोटर ऑफ टॉप टाइम फैमिली, हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जितनी बेस जानकारियाँ हैं, वो सब पहुँचाएँ। कैसे वो अपनी खुद की और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बताया जाए। एंड दिस इज़ व्हाट बेसिकली जो आज मैं हमारे परिवार के सदस्य की ही नहीं बल्कि हर भारतीय की जो ड्यूटी है, वो यही है कि एक-दूसरे का साथ दीजिए, एक-दूसरे को समझाइए, बताइए और जो प्रिकॉशंस हैं उसका सच्चाई से पालन कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में हम अपने आप के स्वास्थ्य को किस ढंग से संभाल के रख सकते हैं, कैसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। उसी संज्ञान के अंदर डेल्टा स्टॉप टाइम ने ये पहल की, इन स्पेशल सेशंस की शुरुआत की, जिसके अंदर कोरोना महामारी में हमारे शरीर के भिन्न-भिन्न जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनसे जुड़ी हुई क्या-क्या समस्याएँ हमें हो सकती हैं, उनके बारे में हमारे डेल्टा स्टॉप टाइम की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्राची वैद्य, शी इज़ एमडी इन आयुर्वेदा। उन्होंने पिछले 2 सेशंस में भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी दी, जिससे कि किस तरह से हम आयुर्वेद क्योंकि हमारा बेसिक सिद्धांत आयुर्वेद पद्धति है, तो आयुर्वेद को अपनाते हुए किस तरह से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और अपने सभी ऑर्गन्स को, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का रोग हमें घेर सकता है, उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उसी के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी। और आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, शायद आपने सबने एक राइम सुना होगा या एक वाक्य सुना होगा स्कूल समय के अंदर कि पेट से ही हर बीमारी शुरू होती है, पेट ही हर बीमारी की जड़ होता है। तो आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है दोस्तों, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन प्रणाली से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से इस कोरोना वायरस में हमें अपनी पाचन प्रणाली को बचा के रखना है, उसको स्वस्थ रखना है और यही चीज़ें आज के सेशन में हमें डॉक्टर प्राची वैद्य जी बताएँगी। और पिछले 2 सेशन में जिस तरह आप लोगों ने
अपना इंटरेस्ट दिखाया या बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए सारे एसोसिएट्स के पूरे भारत देश से, तो इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा भेजिए, ताकि हम डॉक्टर साहब से उतनी ही ज्यादा जानकारी ले पाए इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग माय टुडेज सेशन, आई वेलकम और डॉक्टर प्राची वैद्य ऑन द स्क्रीन। सो डॉक्टर साहब, फ्रॉम ऑल माय एसोसिएट्स, मैं उनकी तरफ से ही नुमाइंदा बन के आपके सामने आता हूं, क्योंकि उनके द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। तो आज हम अपने इस सेशन को शुरू करने से पहले जो प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न भी बनता है, और ये राजवीर सिंह है राजस्थान से, उन्होंने पूछा था कि ये जो हम बार बार अब सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, उनमें कुछ प्रभाव हमारी पाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए डॉक्टर साहब कि किस प्रकार से हम उन प्रभावों को समझ सकते हैं, या ऐसे कौन से प्रभाव हैं जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में हमने देखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स हमें ज़्यादा दिखे हैं, लेकिन इसके साथ ही अभी ये भी समझा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब डाइजेशन के सिस्टम के भी सिम्टम्स बहुत से हैं। तो ये और समझने के लिए हम अभी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प लेंगे, और उससे हमें समझेगा कि एग्जैक्ट उसके हेल्प से हम ये सब्जेक्ट समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक जो है डाइजेस्टिव हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो कोविड में हमने बहुत से सिम्टम्स देखे हैं कि जो डाइजेशन के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, फिर डायरिया। आपको स्लाइड दिख रही है सबको? डॉक्टर साहब, अभी स्लाइड आगे वाली नहीं आ रही है, फर्स्ट स्लाइड पे ही हम रुके हुए हैं। अच्छा, एक मिनट। अभी दिख रही है? यस डॉक्टर साहब। अच्छा, ओके। तो जैसे इस स्लाइड में हम देख रहे हैं फोटोग्राफ्स है कि लैक ऑफ एपेटाइट यानी इसमें भूख ना लगना, फिर एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द महसूस होती है पेशेंट्स को, फिर डायरिया यानी थोड़े लूज मोशंस होते हैं, मरोड़ आके लूज मोशंस होते हैं, फिर नौशिया यानी जी मचलाना, फिर वॉमिटिंग उल्टी होना, और लीवर कॉम्प्लिकेशंस मतलब लीवर के भी बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें शिफ्ट होते हैं, लाइक बिलिरुबिन बढ़ता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स भी बढ़ते हैं। तो ये सब कोविड के सिचुएशन में हमें डाइजेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स भी देखने मिले। और लेकिन ये सिचुएशंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ने के पहले हम ये भी समझ के लेंगे कि जब डाइजेशन नॉर्मल डाइजेशन डिस्टर्ब होता है तब एग्जैक्टली कौन से सिम्टम्स दिखते हैं। और हमारे एसोसिएट्स बहुत बार हमें ये सब कंप्लेंट्स के बारे में पूछते हैं कि पेट में गैस बनना या फिर ब्लोटेड स्टमक हम जिसको कहते हैं, फिर सीने में जलन होती है मतलब हाइपर एसिडिटी की तकलीफ होती है, पेट दर्द, नौशिया, वॉमिटिंग जो हमने पहले डिस्कस किया, फिर फ्लैटुलेंस मतलब बहुत गैस का प्रॉब्लम होना, फिर पेट में कभी कभार आवाज भी आती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया, फिर बर्पिंग यानी डकार आना, एसिडिक टेस्ट मतलब कई बार उनको एक मेटालिक टेस्ट या फिर खट्टी टेस्ट या फिर कड़वी टेस्ट उनको महसूस होती है, फिर मॉर्निंग सिकनेस मतलब जो प्रेगनेंसी में महसूस होता है कि सुबह सुबह उल्टी जैसे लगना। तो ये सब डिस्टर्ब डाइजेशन का ही सिम्टम्स है। और मतलब कोविड के सिम्टम्स और डिस्टर्ब डाइजेशन के सिम्टम्स बहुत पैरेलल है, तो इसलिए हमें डाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया
कि जो नॉर्मल सामान्य रूप से हम कई बार अपनी पाचन प्रक्रिया को लेके जो सामान्य सिम्टम या लक्षण देखते हैं, वो और जो कोविड के इम्पैक्ट हैं, ये दोनों कहीं न कहीं एक तरह के ही सिम्टम्स या एक तरह की लक्षण होते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जो सबसे पहला एक राजवीर सिंह हैं राजस्थान से हमारे, उन्होंने एक प्रश्न किया है, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है वो कहते हैं कि आज की सेशन में हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, हमें ये थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि डाइजेशन, जिसको हम पाचन कहते हैं, वो बेसिकली डाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन एंड हाउ दैट प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड? वो पूरी तरह से डाइजेशन की प्रोसेस को कैसे समझा जाता है? हाँ, इसके लिए हम आगे जाएंगे, वो है एक साइंटिफिक डेफिनेशन डाइजेशन की। तो डाइजेशन, ये एक वर्ड डिस और जर, ये दो मतलब प्रीफिक्सेस और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, और इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू मॉलिक्यूल्स दैट आर स्मॉल इनफ टू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स। मतलब जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो उसी के फॉर्म में शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो इतने छोटे स्ट्रक्चर से रहते हैं कि उनको एकदम फिल्टर्ड फॉर्म एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए रहता है। तो ये प्रोसेस जो रहती है पूरी, कि खाना हम खा रहे हैं और फिर उसका रूपांतर एक न्यूट्रिशन फॉर्म में हो रहा है और एक मल स्वरूप में हो रहा है, तो ये दोनों कन्वर्जन जो होता है, ये पूरा सिस्टम डाइजेशन सिस्टम है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं जो जिसके बारे में हम अभी समझेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम खाना हजम करते हैं तभी माउथ का उपयोग करते हैं, ओरल कैविटी का। उसके बाद में जो हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि वो है टंग, मतलब जिह्वा, फिर फेरिंग्स, जिससे वो इसोफेगस में जाता है खाना, फिर इसोफेगस से स्टमक में, मतलब ये जो जे स्ट्रक्चर, हमें जे शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है स्टमक, और इसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, फिर पैंक्रियाज, ये सब एक साथ, इससे एंजाइम्स कुछ मिक्स होते हैं खाने में, और फिर इंटेस्टाइन से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे दो प्रकार के इंटेस्टाइन्स है कि इनका, इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर एनस, मतलब जो मल मार्ग है, वहां से जो मल फॉर्म में जो सब्सटेंसेस क्रिएट हुए हैं वो शरीर के बाहर जाते हैं। तो अगर हम इसके बारे में समझेंगे तो ये ऐसी बात है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो स्टमक में आता है, तभी स्टमक एक मिक्सर के फॉर्म में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें चटनी बनानी है तो उसमें जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स है तो हम एक साथ उसमें डाल देते हैं मिक्सर पॉट में, और फिर बाद में जब मिक्सर ऑन करते हैं तभी वो अच्छे से मिक्स होता है। कुछ उसमें मोशंस होते हैं ब्लेड्स की, जिसके वजह से वो जो फुल पार्टिकल्स रहते हैं वो कट होते हैं और अल्टीमेटली हमें एक चटनी का फॉर्म मिल जाता है। तो वैसे ही कुछ हमारे शरीर में सिमिलर होता है। लाइक जो कुछ भी हम खाना खाएंगे वो ये स्टमक में जो अलग प्रकार के मसल्स रहते हैं उसके वजह से चर्निंग होता है, और ये लार्ज फूड पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके साथ ही ये सिस्टम में लीवर से जो एंजाइम्स आते हैं, फिर गॉल ब्लैडर से भी कुछ सिक्रीशंस आते हैं, पैंक्रियास से सिक्रीशन आते हैं, तो ये एक साथ मिक्स होके फिर इंटेस्टाइन में जाते हैं, और अल्टीमेटली उधर न्यूट्रिशनल पार्ट हमें मिल जाता है जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। और जो पार्ट मल फॉर्म में है, मतलब जो हमारे शरीर के यूजफुल नहीं है, वो अगर शरीर में एक्यूमुलेट हो जाए तो उससे और बीमारियां हो सकती है। तो वो एक्यूमुलेशन ना होना, ये भी काम ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है जो इंटेस्टाइन में होता है, और वो अल्टीमेटली एनस से ये मल फॉर्म शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से एक ये रफ आइडिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी बताया कि इस प्रकार से जैसे हम खाना खाते हैं वो हमारी फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, तो लीवर से जो एंजाइम्स बनना है या जूस बनना है उससे वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होते हुए हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू उसका जो वेस्ट बचता है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, मैं बार बार फिर यही प्रश्न दोहराऊंगा कि आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप प्लीज उस पे ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वेरीज डालिए ताकि उतनी ही ज्यादा जानकारी हम डॉक्टर साहब से ले पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी एक रिसेंटली एक क्वेश्चन आया है कि इस प्रोसेस को अगर हम उसमें देखें कि पहला जैसे स्टेप वाइज अगर प्रोसेस हम समझें, तो उस स्टेप वाइज प्रोसेस में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर, इसके लिए कुछ फेजेस में डिवीजन किया हुआ है।
लाइक डाइजेशन अगर हम देखेंगे तो उसके 3 इंपॉर्टेंट फेजेस बताए हैं। तो फेजेस यानी सिफालिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज, मतलब ये 3 डिविजन्स है कि ये फॉर्म में ये सब प्रोसीजर कवर होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सोचेंगे कि अगर हम शेजवान नूडल्स खा रहे हैं तो वो प्लेट हमारे सामने आता है तो उसको देख के हमें लगता है कि अरे जल्दी से तुरंत खाना शुरू करना चाहिए हमने। उसके साथ ही जो स्मेल रहता है तो वो स्मेल से और भूख बढ़ती है हमारी। तो ये सब क्यों होता है? तो ये इसका आंसर सिफालिक फेज में है, क्योंकि जब हम कुछ भी खाना देखते हैं या फिर खाने के बारे में सोचते हैं या फिर सुनते हैं वो खाना, तो अल्टीमेटली हमारे जो न्यूरल सेंटर्स है, मतलब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे सेंटर्स रहते हैं जो एक्टिवेट होते हैं और उनका काम है कि जो अभी खाना शरीर में आएगा उसके लिए स्टमक और माउथ को प्रिपेयर करना। फिर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होने लगता है। तो अल्टीमेटली ये सिफालिक फेज पहला फेज है जो स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट फेज है गैस्ट्रिक फेज। तो गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है कि जो हमने खाना हजम किया है वो अल्टीमेटली स्टमक में जब पहुंचेगा तभी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी होने चाहिए और उधर मोटिलिटी भी होना चाहिए, मतलब चर्निंग होना चाहिए, जो मिक्सर का एग्जांपल हमने समझा था। तो ये वो गैस्ट्रिक फेज में होता है। और थर्ड रहता है इंटेस्टिनल फेज, मतलब जब ये स्टमक में कुछ ऐसा मिक्सचर बना है जो इंटेस्टाइन में आएगा तो इंटेस्टाइन में उसका एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन होना चाहिए और उसके साथ ही बाइल और पैंक्रियाटिक जूस उसमें आ जाता है और अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इंटेस्टाइनल फेज है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो ये 3 प्रकार के फेजेस बताए हैं डाइजेशन के, जो समझ के हमें एग्जैक्टली आइडिया आती है कि कैसे डाइजेशन हमारे शरीर में होता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितने आसानी से पूरी प्रोसेस को हमें बताया कि किस तरह के स्टेप्स पूरे डाइजेशन सिस्टम के अंदर होते हैं जिसके थ्रू हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है। तो अभी डॉक्टर साहब एक हरविंदर सिंह जी हैं हमारे एसोसिएट जलंधर से, उनका ये प्रश्न है कि नॉर्मल में जो आपने सबसे पहले बताए जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, जनरल डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर नॉर्मल तरह के हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो किस प्रकार के डिसऑर्डर्स हम समझ सकते हैं जो हमारी पाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स के फॉर्म में ना देखते हुए हम अगर डिसऑर्डर्स के फॉर्म में भी देखेंगे तो हमें अंदाजा आता है कि एकदम बेसिक डिसऑर्डर मतलब डेंटल केरीज, ये एक वाइस वर्सा कंडीशन रहती है कि दांतों की जो व्याधियां होती है, तो दंत रोग जो कहे जाते हैं, तो उसका कनेक्शन डाइजेशन से है और उल्टा भी, मतलब डाइजेशन बिगड़े तो भी डेंटल केरीज होती है। तो ऐसी जो बात है, ये डेंटल केरीज एक कंडीशन है डिसऑर्डर्स की। फिर हिपेटाइटिस मतलब पीलिया, तो जब लीवर में इन्फेक्शन रहता है तो ये इन्फेक्शन के वजह से भी डाइजेशन के बहुत से सिम्टम्स डिस्टर्ब होते हैं। तो ये भी हिपेटाइटिस के बारे में हमने समझा। फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कई बार स्पेशली टीनेज ग्रुप में मतलब टीनेजर्स को ऐसी आदत होती है कि उनको डाइटिंग करना है, उसके वजह से वो बहुत से एकदम एक्सट्रीम डाइट करते हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं और वो मील्स स्किप करते हैं, मतलब खाना खाते नहीं है, दिन में एक ही बार खाना खाएंगे या फिर उसमें कुछ अल्टीमेटली अलग अलग डाइट्स लाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका फिजिकल स्ट्रेंथ और अल्टीमेटली मेंटल स्ट्रेंथ भी हैम्पर होता है और एंजाइटी के फॉर्म में भी वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं पेशेंट्स में। तो ये है डाइजेशन रिलेटेड तीसरा कंडीशन। और फिर और एक है अल्सर डिसीज, मतलब कई बार हमें एसोसिएट से क्वेरी आती है कि अल्सर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है क्या। तो अल्टीमेटली अल्सर भी ऐसा कंडीशन है कि जो डाइजेशन से रिलेटेड है और कई सारे और डिसऑर्डर्स है, लेकिन ये कॉमन डिसऑर्डर जो हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में हमने अभी समझा। तो दोस्तों अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो जनरल सामान्य रूप से कारण बनते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के, वो कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, लाइक डेंटल कैरीज, हेपेटाइटिस, एनोरेक्सिया नर्वोसा या पेप्टिक अल्सर डिजीज एटसेट्रा। तो इन चीजों से क्या होता है, हमें प्रॉपरली समझ में आता है एक्चुअल कि जो हमारे पाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह के बैरियर आते हैं उनका कारण क्या हो सकता है। तो अभी डॉक्टर साहब एक सुशील जी हैं हमारे बिहार से, उनका प्रश्न है कि जिस प्रकार तीनोपैथी, अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें, होम्योपैथी की, एलोपैथी की, तीनों पैथीज में भी कई तरह के उत्पाद जो बनाए गए हैं या उनको कंसर्न किया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम से,
तो जहां हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, क्योंकि डेल्टा स्टॉप टाइम का जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद पे आधारित है, और आयुर्वेद को जनरली भी हम जितना अब तक जान चुके हैं तो बेसिकली सच्चाई में कहा जाए तो दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ। तो आयुर्वेद के अंदर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को किस प्रकार कोरिलेट करते हैं, या आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार कैसे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आइडियली हमारे साइंस, इंडियन साइंस के रिलेटेड पूछा है, और इसको हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद इज द वे ऑफ लाइफ, और उसमें ऐसे बहुत से नॉर्म्स है कि जो हम अगर समझे तो कई बार हमारी बहुत सारी सिस्टम्स एकदम स्मूथ फंक्शनिंग रहती है। तो इसमें पहले तो डाइजेशन का रेफरेंस, मतलब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और डाइजेशन के बारे में जो बताया है वो अग्नि, ये कंसेप्ट में है। अग्नि यानी आपने जो बराबर गेस किया, अग्नि यानी फायर, ये डाइजेस्टिव फायर है, और वो हमारे शरीर में रहती है। और अल्टीमेटली जैसे हमारे शरीर में आयुर्वेद के नॉर्म्स के हिसाब से ऐसे है कि हम 3 दोषों से बने हुए हैं, और ये वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है। और ये 3 दोषों का जब बैलेंस रहता है तो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ एकदम स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर पित्त दोष या फिर कफ दोष बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो अल्टीमेटली ये तीनों दोषों के वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो हमारा पहला फोकस रहना चाहिए कि दोषों का बैलेंस रखना है, और उसमें भी अभी हम डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें पित्त का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि जैसे हमें ये श्लोक में दिख रहा है कि सुश्रुत संहिता में ऐसे बताया है कि न खलु पित्त व्यतिरेकात अन्यो अग्नि उपलभ्यते, मतलब पित्त दोष को छोड़ के ऐसा अग्नि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ही कि पित्त दोष और अग्नि का एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और अग्नि ही एव शरीरे पित्तांतर्गतः कुपित अकुपितः शुभ अशुभानि करोति, मतलब अग्नि जब शरीर में पित्त के साथ मिल जाता है तो वो ही कुपित, मतलब अगर वो बिगड़ जाए तो अशुभ, मतलब व्याधियां निर्माण कर सकता है, और अकुपित मतलब नॉर्मल रहे तो शुभ यानी स्वास्थ्य ला सकता है। इतना इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में अग्नि के लिए दिया है। और ऐसे भी रेफरेंसेस है कि अग्नि है, नॉर्मल बैलेंस्ड अग्नि है, तब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अग्नि बिगड़ जाए तो हम टूवर्ड्स डेथ, मतलब हमारी जर्नी शुरू हो जाती है, मतलब ही बहुत सारे व्याधियां आ सकती है। तो ये अग्नि एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया है कि पेट में जो नॉर्मली समझा जाता है वो है जाठर अग्नि। फिर हमारा शरीर जो पंचमहाभूतों से बना हुआ है वो 5 भूताग्नि, और 7 धातु, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 टाइप्स ऑफ टिश्यूज है जो हमारे शरीर को बनाते हैं। और ये 7 धातु के भी अग्नि होते हैं, वो है धातु अग्नि। तो इस प्रकार से अग्नि के टाइप्स बताए हैं। अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, ये बताया गया है। और अभी आगे हम जाएंगे कि तो अगर ये अग्नि हमारे शरीर में है तो कैसे काम करता है, ये हमें समझना है कि हाउ डज अग्नि वर्क। तो अग्नि इज बेसिकली डाइजेस्टिव फायर। और जैसे हमें ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि चूल्हा है, लकड़ियां और फ्लेम्स, उससे वो कुछ बर्तन में कुछ पक रहा है, उसी की तरह हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव फायर रहता है वो हमारे शरीर में जो कुछ भी अन्न आहार हम सेवन करते हैं उसका पचन करता है। और अगर अग्नि हमें अच्छे से मेंटेन करना है तो ये एग्जांपल हम यज्ञ का लेंगे कि जैसे होम हवन यज्ञ में हम देखते हैं कि अगर हमें कंटिन्यूअसली वो अग्नि रखना है तो हम क्या करते हैं, तो ईंधन, मतलब जो लकड़ी रहती है, जो गोघृत हम उसमें ऐड करते हैं, या फिर हवा भी उतनी इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये सब अगर अच्छे से मैनेज हो जाए तो यज्ञ अच्छे पैटर्न में शुरू रहता है। उसी तरह हमारे शरीर में ये जो अग्नि है उसको बैलेंस रखना ये हमारे हाथ में है। और ये बैलेंस हम कैसे रख सकते हैं, तो हमें योग्य आहार लेना है, योग्य मात्रा में आहार लेना है, और बहुत कुछ नॉर्म्स है जो हम आगे देखेंगे जिससे हमें समझेगा कि हम अग्नि कैसे बैलेंस में रख सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर इस अग्नि की बात दोस्तों अभी आपने समझा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, वैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट में
कोई अग्नि के रूप में, स्वरूप में एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में सबसे बेहतरीन रोल अदा करती है। जैसे मानो कई बार हम ये भी पढ़ते हैं कि HCl कोई एसिड भी है अंदर जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो डॉक्टर साहब, इस अग्नि के प्रवेश को या अग्नि को सही ढंग से समझने के लिए, उस पूरे प्रोसेस में हमारा अग्नि किस तरह से काम करता है, या किस तरह से हमारे खाने को, मतलब वे ऑफ फूडिंग जो हम ले रहे हैं, आज इस तरह से हम प्रभावित हो चुके हैं डॉक्टर साहब खाने से। क्योंकि अभी एक बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछा गया मेरे से, सत्येंद्र पांडे जी हैं वो झारखंड से, वो कहते हैं हम जो भी खाना खाएं उसको हमारे शरीर के अंदर जो हम कहते हैं अच्छा है या बुरा है, उस समावेश को हम कैसे समझ पाते हैं कि वो खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है या अच्छा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक फैमिली में कुछ डाइट फिक्स्ड रहता है, कुछ क्यूजिन्स उनके फिक्स रहते हैं, एक मेथड एस्टैब्लिश रहती है कि एक सब्जी कैसी बनानी है, दूसरी सब्जी कैसी बनानी है, और वही टेस्ट एकदम उनको फेमिलियर रहता है। तो ये सब है, लेकिन इसके साथ हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ पैरामीटर्स बताए हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो कई बार हम हमारा स्वास्थ्य एकदम नॉर्मल रख सकते हैं। तो इसी के बारे में हम समझ सकते हैं कि हाउ टू मेंटेन योर अग्नि। मतलब ये एक्सप्लेनेशन एक श्लोक के फॉर्म में दिया है चरक संहिता में, और बृहत्त्रयी यानी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स है कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। तो ये तीनों बुक्स में बहुत सारे रेफरेंसेस है, उसमें से अग्नि का रेफरेंस और अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन, मतलब ही अष्टविध यानी 8 प्रकार के आहार विधि मतलब रिचुअल, मतलब एक प्रोसेस रहता है। तो आहार सेवन करना ये भी एक प्रोसेस हुआ करता था, इतना उसमें लॉजिक था कि वैसे विधि के फॉर्म में ही हमें आहार सेवन करना है। और विशेष आयतन मतलब आयतन और विशेष यानी स्पेशल। तो आयतन ऐसे कुछ ये 8 पैरामीटर्स है कि जिसमें हम आहार विधि एसोसिएटेड समझते हैं। मतलब ये अगर 8 हेल्दी डाइट नॉर्म्स हम फॉलो करें तो हमारी अग्नि एकदम स्ट्रॉन्ग रहती है और हम हेल्दी रह सकते हैं। तो उसमें पहले है प्रकृति, फिर करण, फिर संयोग, फिर राशि, देश, काल, उपयुक्त संस्था और उपयोक्ता। और इसके बारे में हम धीरे धीरे समझ के लेंगे कि ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकृति यानी नेचर ऑफ फूड। मतलब हम जो खाना खा रहे हैं, हर एक कंटेंट का, हर एक फूड आइटम का खुद का स्वभाव रहता है। फॉर एग्जांपल, एकदम कॉमन एग्जांपल है उड़द दाल और मूंग दाल। मूंग दाल मतलब जब हम खाते हैं तो उससे डाइजेशन एकदम इजीली मूंग दाल का होता है कंपैरेटिवली। अगर हम उड़द दाल खाएंगे तो वो हैवी टू डाइजेस्ट रहता है, मतलब वो गुरु पदार्थ में आता है और मूंग दाल लघु पदार्थ में आता है। तो इसका एप्लीकेशन कैसे है कि अगर हम बीमार हैं तो हमने मूंग दाल का ज्यादा सेवन करना है, क्योंकि हमारा डाइजेशन ऑलरेडी स्लो हुआ रहता है। और उड़द दाल हमने कब यूज करना है कि जब डाइजेशन एकदम स्ट्रांग है, हमें वेट गेन के लिए भी हम अगर ट्राई कर रहे हैं, तो ओवरऑल हेवी डाइजेशन, हेवी फूड्स भी हम इजीली डाइजेस्ट अगर कर पा रहे हैं तो हम उड़द दाल सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के बारे में हमने समझा। फिर नेक्स्ट था करण यानी प्रोसेस। जो कुछ भी हम खाना बनाते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी हम भूनते हैं या फिर तलते हैं कुछ फूड स्टफ्स, या फिर कई बार हम मंथन करते हैं। फॉर एग्जांपल, दही और छाछ, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दही एक ओरिजिनल फॉर्म में फूड है, लेकिन अगर हम मंथन करेंगे मतलब उसका चर्निंग करेंगे तो अल्टीमेटली हमें जो मिलता है वो है छाछ, और वो लघु कहा गया है, मतलब इजीली डाइजेस्ट होने वाला है वो। तो ऐसे करण मतलब संस्कार से भी फूड का क्वालिटी चेंज होता है। तो ये संस्कार भी इम्पोर्टेंट है जो हमने समझने हैं कि कुकिंग स्टाइल क्या है, और उससे वो फूड हैवी हुआ है डाइजेशन के लिए या फिर लघु मतलब लाइट हो गया है डाइजेशन के लिए। तो सर, इस प्रकार से हम प्रकृति और करण समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एकदम इम्पोर्टेंट आज के लाइफस्टाइल में, संयोग मतलब कॉम्बिनेशन। तो आज के लाइफस्टाइल में हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे फूड सब्सटेंसेस एक दूसरे में ऐसे मिक्स हुए रहते हैं और कुछ नया डिश बना हुआ रहता है कि हम जान नहीं पाते कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हैं। फॉर एग्जांपल, हनी मतलब शहद कई बार बहुत सारे फूडस्टफ्स में यूज किया जाता है। हनी को गर्म नहीं करना है, मतलब हॉट टेम्परेचर हनी का कभी भी सेवन नहीं करना है। ये
साइंस में प्रूव्ड है, और लेकिन ये अभी फॉलो नहीं हो रहा है फिलहाल। तो हमने संयोग के बारे में कुछ समझना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम दूध और मछली एक साथ नहीं खा सकते। अगर वो खाएंगे तो अल्टीमेटली बहुत सारे सालों के बाद या फिर कुछ महीनों में ही कई बार स्किन डिसऑर्डर्स पेशेंट्स में दिखने लगते हैं। एट द सेम टाइम ये भी एक रेफरेंस है कि शहद और घी एक सम प्रमाण में हमें नहीं खाना है। एक का प्रमाण कुछ ज्यादा रहे तो भी चलेगा, लेकिन सम प्रमाण नहीं चाहिए। तो एकदम कॉमन एग्जांपल अगर हम रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस का देखेंगे तो मिल्क शेक्स जो फिलहाल एकदम रेगुलरली कोई लोग सेवन करते हैं, उसमें क्या होता है कि खट्टे फ्रूट्स और मिल्क ऐसे एक साथ कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो इसके वजह से आगे एसिडिटी के डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर डाइजेशन के और कुछ इश्यूज हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो लेकिन इसका वे थ्रू अगर हम देखेंगे तो फुल राइप्ड मैंगो अगर हम इस्तेमाल करेंगे मिल्क शेक के लिए, तो कैसे कि वो मधुर रस है और मिल्क का भी मधुर रस है, तो अल्टीमेटली उससे ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्किन डिसऑर्डर्स होंगे। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जो हम फॉलो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये रॉन्ग कॉम्बिनेशंस रोज अगर फॉलो नहीं करते रहेंगे, महीने में एक दो बार अगर कभी कभार डाइट में अगर ये इंक्लूड होता रहेगा, तो ये सब के डिसऑर्डर्स के फॉर्म में आने के चांसेस कम होते हैं। तो नेक्स्ट और एक पैरामीटर है, वो है राशि यानी क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब हम कितना खाना खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड 2 रोटी खा सकता है, दूसरा फ्रेंड 4 रोटी खा सकता है। लेकिन अगर हमने वाइस वर्सा किया कि 4 रोटी खाने वाले व्यक्ति को अगर हमने 2 रोटी दिया और 2 खाने वाले को हमने 4 रोटी कंपलसरी खाने को बताया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों का डाइजेशन फ्लक्चुएट होने वाला है। मतलब जिनको उतना हजम करने की क्षमता नहीं है 2 रोटी खाने वाले को, तो उसको ये अध्यशन होने वाला है। मतलब उसको डाइजेशन वो पकाने के लिए बहुत और स्ट्रेन आएगा। एट द सेम टाइम बहुत से सिम्टम्स आएंगे। एट द सेम टाइम जिसका प्रमाण और रोटी खाने का है, उसको अल्टीमेटली हम टूवर्ड्स वेट लॉस के तरफ लेके जाते हैं। तो ये सबसे ये समझता है हमें कि राशि मतलब क्वांटिटी पहले समझना है कि हमारे शरीर के लिए हमारा इंटेक कितना योग्य है, कौन से इंटेक में हम कंफर्टेबल है, वो हमने फॉलो करना है। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया, एक क्वेश्चन आया है। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। आपने अभी जिस तरह से बताया कि 2 अलग अलग प्रवृत्ति के भोजन को हम इकट्ठा नहीं मिला सकते, जैसे आपने मिल्क शेक्स वगैरह कहे, तो इन चीजों के बारे में तो डॉक्टर साहब अगर आज हम बाजार में देखें तो मेरे हिसाब से 70% लोग जो भी जूसेस की शॉप पे जाते हैं, शेक्स की शॉप पे जाते हैं, वो ज्यादातर बनाना शेक, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, इन शेक्स को लेते हैं। तो इसका मतलब कि उन लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है उनके शरीर पे। यस सर, होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि जैसे सीजन बदलता है तो अल्टीमेटली हमें फ्लू के एपिसोड्स इतने क्यों मिलते हैं। एट द सेम टाइम हम ये सब से क्या करते हैं कि हमारे शरीर को और प्रोबेबिलिटी चांसेस इसके बढ़ते हैं टूवर्ड्स वो डिसऑर्डर्स के तरफ अगर हम सोचेंगे तो इसलिए आइडियली क्या है कि अगर ऐसा सेवन होता भी रहेगा तो वो महीने में एक बार, अगर हम कंपेयर करेंगे कि एक व्यक्ति रोज वो सेवन कर रहा है तो उसको वो होने के चांसेस ज्यादा है, और महीने में एक बार सेवन करने वाला है वो अल्टीमेटली कभी कभार वो बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से आइडियली तो ये सेवन करना ही नहीं है उसमें, क्योंकि लॉजिक ये है कि मिल्क और खट्टी चीजें हम अगर मिक्स करेंगे तो अल्टीमेटली पित्त बढ़ के एसिडिटी और ये सब बीमारियां होने ही वाली है। तो हमको अगर ये कुछ मैजिक साइंस नहीं है कि अगर किसने बताया है तो हमें सिर्फ फॉलो करना है, इट इज अ लॉजिकल साइंस। आयुर्वेद इज टोटली अ लॉजिकल साइंस। तो हमें अगर कंसेप्ट समझा तो हम अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वो है देश यानी जिधर हम रह रहे हैं वो नहीं, लेकिन जिधर हम जो आहार सेवन कर रहे हैं उसका कल्टीवेशन कहाँ किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे तो गेहूं
पंजाब के गेहूं एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी के समझे जाते हैं, उसी की तरह अगर हम एप्पल्स के बारे में देखेंगे तो कश्मीर के एप्पल्स एकदम अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। तो इसका मीनिंग ऐसे नहीं है कि बाकी रीजन्स में ये कुछ प्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन हम क्वालिटी अगर कंपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो क्लाइमेट रहता है कि गेहूं के लिए जो आइडियल क्लाइमेट है वो पंजाब में मिलता है, फिर कश्मीर में जो क्लाइमेट रहता है वो एप्पल्स के ग्रोथ के लिए, उसके क्वालिटी के लिए अच्छा रहता है। तो अल्टीमेटली हमें ये समझता है कि देश ये पैरामीटर अगर हम सोचेंगे तो हम अच्छे कल्टीवेटेड क्रॉप्स का अगर सेवन करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। फिर इसके साथ नेक्स्ट पैरामीटर है वो है काल, मतलब आइडियल टाइम ऑफ कंज्यूमिंग योर फूड। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एसोसिएट्स के या फिर पेशेंट्स के भी कि लंच ब्रेक हमारा 2 के बाद रहता है और भूख तो 10 बजे ही लगती है, तो अल्टीमेटली हमने क्या करना चाहिए। तो आइडियली जो मतलब हर एक आयुर्वेद के हिसाब से हमारा दिन जैसे आगे आगे जाता है तो वैसे कुछ आवर्स मतलब 6 से लेके 10 बजे तक अगर हम कहेंगे तो वो है कफ का काल। फिर 10 से 2 बजे तक देखेंगे तो पित्त का काल, और 2 से 6 बजे तक देखेंगे तो वो है वात का काल। तो आइडियली हमने फूड पित्त काल में लेना चाहिए, और अगर हम योग्य समय पे खाना खाएंगे तो हमें कई बार डाइजेशन डिसऑर्डर्स प्रिवेंशन में हेल्प होती है। तो इसका डॉक्टर साहब एक हमारी अनु कुमारी जी हैं बेसिकली दिल्ली से ही, उनका सबसे बढ़िया प्रश्न था, वो चाहते हैं कि हमें ये बताएं कि हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो दिन में 3 बार खाना लेते हैं उसका आयुर्वेद शास्त्र अनुसार सही समय क्या है कि हमें किस समय पे कौन सा खाना लेना चाहिए। आइडियली अगर हम सोचेंगे तो हमें 6 से लेकर 10 बजे तक हमने लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहिए। फिर बाद में 12 से 1 बजे तक आइडियली हमने लंच लेना चाहिए, और अगर लंच ब्रेक जैसे पहले डिस्कस किया बाद में रहे और भूख पहले लगती रहे नॉर्मली, तो वैसे कंडीशन में आप छोटा टिफिन कैरी कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का, फ्रूट्स का या फिर लड्डू का। तो अल्टीमेटली वो भूख मारनी नहीं है, जब भूख लगे तभी वो खाना है, और फिर आपका मील आप कंटिन्यू कर सकते हैं लंच ब्रेक में। और इवनिंग में मतलब डिनर आइडियली सनसेट के पहले होना चाहिए। अगर नहीं होता रहेगा तो एटलीस्ट 9 बजे तक आपको कंप्लीट करना है डिनर। तो इसमें हमें ये समझता है कि जब भूख लगी है तभी आइडियली खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूख लग रही है वो स्किप करके बाद में खाना है, तो ये कंसेप्ट अल्टीमेटली आपको डाइजेशन डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाता है। इसलिए समय पे खाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हमारा एकदम 7th पैरामीटर है वो है उपयोग संस्था, मतलब डायटेटिक रूल्स। ऐसे कुछ रूल्स है कि जो अगर हम फॉलो करेंगे तो कई बार बहुत सारी बीमारियां तुरंत से निकल जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसा एक रेफरेंस है कि आपने आहार जब आप सेवन करते हो तभी वो आहार गर्म रहना चाहिए, एकदम कोल्ड फूड आपने अवॉइड करना है, क्योंकि पेशेंट्स का कई बार ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि खाने के बाद पेट में जकड़न महसूस होती है, पेट दर्द होता है। तो ये सब का अगर हम रेफरेंस या फिर कुछ हिस्ट्री उनकी समझे तो कई बार ऐसा दिखता है कि वो कोल्ड फूड ज्यादा सेवन करते हैं, बासी फूड ज्यादा सेवन करते हैं। तो ये सब उपयोग संस्था के अंडर आता है कि हमने गर्म आहार सेवन करना है, खाना खाने के वक्त मतलब एक्चुअली बड़बड़ नहीं करनी है, बात नहीं करनी है और हंसना नहीं है। ऐसे बहुत से रूल्स, मैंने जैसे पहले बताया कि आहार विधि है, एक रिचुअल है, तो ऐसे फॉर्म में डायटेटिक रूल्स भी बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो उपयोग संस्था के बारे में हम इतना समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 8th है, वो है लास्ट विधि विशेष आयतन, वो है उपभोक्ता, मतलब जो व्यक्ति आहार सेवन कर रहा है उसकी हेल्थ कैसी है वो आहार सेवन करते वक्त। फॉर एग्जांपल अगर पित्त प्रकृति है, ऑलरेडी उसने बहुत कुछ तीखा खाया हुआ है और अल्टीमेटली वो फिर से कंटिन्यूअस शेजवान नूडल्स, चटनी, तीखा चटनी ही खा रहा है रोज, तो अल्टीमेटली इससे उसका पित्त की टेंडेंसी बढ़ेगी और पित्त के डिसऑर्डर्स बहुत स्ट्रॉन्ग उनको सिम्टम्स आएंगे। और अगर वही पित्त प्रकृति ने घृत सेवन किया, मतलब रोज अगर घी का खाने में उपयोग 1 चम्मच एटलीस्ट वो करते रहे, तो उनको ये सिम्टम्स इतने नहीं आते। तो इससे हमें समझता है कि हमें खुद को जानना है। आइडियली ये आहार विधि विशेष आयतन अगर हम समझेंगे तो हमको आइदर फूड को भी जानना है और खुद को भी जानना है, और हमारे कैपेसिटीज को समझ के फिर हमने आहार का सेवन करना है। यही इसका कंक्लूजन है।
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, नहीं तो हम कभी भी ये चीजें, छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझ पाते। बेसिकली जो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जो ये 8 प्रकार की विधि हैं, विशेष विधि हैं, जिसके हिसाब से हमें अन्न का, आहार का सेवन करना चाहिए अपने आप को समझते हुए। क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने शरीर की प्रवृत्ति को नहीं समझेंगे, तब तक हम उपयुक्त आहार नहीं ले पाएंगे, और जब तक हम उपयुक्त आहार नहीं लेंगे तब तक हमें अपने द्वारा लिए हुए आहार से कभी भी संतुष्ट मात्रा में जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों फिर मैं आपको वो चीज दोहरा रहा हूं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस भेजिए, ताकि हम इन्हीं क्वेश्चनों से डॉक्टर साहब से ज्यादा जानकारी ले पाए। तो अभी डॉक्टर साहब, ये तो जो मैं अब प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, शायद मेरे हिसाब से मोर देन 100 एसोसिएट्स का ऑल ओवर इंडिया से प्रश्न है, क्योंकि यही आज के इस सेशन का बेसिक प्रश्न बनता है कि हमारे डेल्टा स्टॉप टाइम में ऐसे कौन से उत्पाद हैं डॉक्टर साहब, जिनको हम लगातार अगर नियमित रूप से लेते रहें तो हम अपनी पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद पा सकते हैं। ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से प्रोडक्ट्स हैं टॉप टाइम के, और उसमें भी हम देखेंगे कि वो कौन से वेज है जिस पे ये प्रोडक्ट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी डाइजेशन हमें प्रमोट करना है, मतलब पाचन क्रिया हमारी सुधारनी है, तो हम डाइजेशन प्रमोटर्स का हेल्प लेंगे। फिर अगर लीवर की क्रिया हमें सुधारनी है तो लीवर सपोर्टिव प्रोडक्ट्स हम देखेंगे। फिर एसिडिटी के जो कंप्लेंट्स रहते हैं उसमें एसिडिटी रेगुलेटर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बॉवेल क्लिंजर्स, यानी पेट साफ होने की जिनको दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम रहता है, तो वो सभी को आप बॉवेल क्लिंजर्स रिकमेंड कर सकते हो। तो इसको अभी हमने ये अलग अलग कैटेगरीज, सेगमेंट्स देखे कि जिसपे हमारे टॉप टाइम के प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से काम करते हैं। अभी वही सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स हम देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल लिव केयर टैबलेट है, लिव केयर सिरप है, फिर एंटासिड टैबलेट है, सुपरलैक्स पाउडर, क्लोरोफिल डिटॉक्स और पंचतुलसी ड्रॉप्स। ऐसे ये जो प्रोडक्ट्स है वो डाइजेशन एट द सेम टाइम इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। और तो डॉक्टर साहब अभी जैसा कि आपने ये उत्पाद हमें बताए कि इन उत्पादों के सहारे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को या पाचन प्रणाली को हम बेहतरीन ढंग से बना के रख सकते हैं। तो एक प्रश्न हमारी बेसिकली सुनीता देवी जी हैं, वो असम से ही बिलोंग करती हैं। उनका ये प्रश्न है कि डॉक्टर साहब आज जो उत्पाद आप बताएं, उन उत्पादों को इंडिविजुअली हमें उनका क्या रोल, किस ढंग से वो क्रियाशील रहते हैं, किस ढंग से वो हमें बेनिफिट देते हैं, जहां तक हम अपने शरीर की पाचन प्रक्रिया की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीव केयर टैबलेट के बारे में देखेंगे, और एकदम इम्पोर्टेंट ऐसे है कि ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो हर्बल प्रोडक्ट्स है, सब रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट्स है। और इसमें जो कुछ भी एक्सट्रैक्ट्स यानी एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म रहता है। अगर हम एक वनस्पति के काढ़े के बारे में सोचेंगे तो उसका जो एकदम सारा भाग मतलब कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में हमने ये सब टैबलेट्स में इस्तेमाल किया है। और लीव केयर यानी लीवर केयर, ऐसे हम याद रख सकते हैं कि लीवर के बारे में अगर हमें टैबलेट और सिरप चाहिए तो वो है लीव केयर कैटेगरी का। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टैबलेट इट डिटॉक्सिफाइज द लीवर चैनल्स। अभी डिटॉक्सिफिकेशन की क्या जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पहले समझा है कि डाइजेशन में जो मल भाग मतलब टॉक्सिन्स शरीर में बनते हैं अलग अलग सिस्टम्स के वजह से, जो नॉर्मल है, टॉक्सिन्स बनना नॉर्मल है, तो वो लेकिन नॉर्मली शरीर के बाहर जाना भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो ये काम लीवर की वजह से होता है, क्योंकि हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि लीवर एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है जिसमें इनलेट्स है, मतलब कुछ चीजें फैक्ट्री में आ रही है, एट द सेम टाइम आउटलेट्स है जहाँ से टॉक्सिन शरीर के बाहर जा रहे हैं। तो ये बात लीवर में होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं और सभी सिस्टम को सपोर्ट करने की क्षमता लीवर में रहती है। और मतलब हम सोच सकते हैं कि लीवर के हर एक कोशिका, हर एक सेल्स को हमें कितना स्ट्रॉन्ग रखना है अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्दी लाइफ चाहिए। तो इसके लिए लीव केयर टैबलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 से 2 टैबलेट्स आप ले सकते हो बिफोर मील्स, और आपके डॉक्टर ने और कुछ सजेस्ट किया रहेगा तो वैसे। और ये हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर के कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल जॉन्डिस है, मतलब पीलिया, या फिर अभी फिलहाल फैटी लीवर के बहुत सारे केसेस हमें रिपोर्ट्स मिलते हैं कि फैटी लीवर डिसीज ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक फैटी लीवर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 हम एक्सरसाइज, डाइट और टैबलेट और लीवर सपोर्टिव मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आगे के जो स्टेजेस है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स रहता है, उसमें और कुछ मेडिसिन भी ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन लिव केयर टैबलेट ये एक ऐसा ऑलराउंडर प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि जो डाइजेशन इश्यूज तो डील करता है, एट द सेम टाइम हिपैटिक इन्फेक्शंस में हमें हेल्प करता है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो वो है लिव केयर सीरम। तो इससे क्या होता है कि लीवर के जो फंक्शंस है वो एकदम स्मूथ रनिंग होने लगते हैं। इट अगेन रिकवर्स द लीवर फ्रॉम मेनी इन्फेक्शंस। और ये सिरप फॉर्म में है, तो हम इसको 10 to 20 ml खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसमें जो जड़ी बूटियों का उपयोग किया है, इससे अल्टीमेटली हर एक कोशिकाओं में एक रिजुविनेशन, मतलब जो सेल्स है उसको अच्छे से और स्ट्रॉन्ग बनाने की क्षमता ये जड़ी बूटियों में है। तो ऐसे लिव केयर सिरप का हम इस्तेमाल लीवर डिसऑर्डर्स में कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक हमारा यहाँ प्रश्न था, प्रताप यादव जी हैं बेसिकली बीकानेर से, उन्होंने पूछा था कि क्या डॉक्टर साहब हम लीवर सिरप और लिव केयर टैबलेट क्या दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं? हाँ सर, आइडियली जो पहले हमने डिस्कशन किया था कि फैटी लीवर का कंडीशन या फिर हिपैटिक डिसऑर्डर्स, मतलब हिपेटाइटिस, मतलब जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स जब दिखते हैं, तो वैसे सभी में आप दोनों टैबलेट और सिरप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। बिफोर फूड आप टैबलेट दे सकते हो, आफ्टर फूड आप सिरप दे सकते हो। तो ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल करने जैसे ही है। ओके। फिर हम आगे जाएंगे, वो है एंटासिड टैबलेट के बारे में समझने के लिए, क्योंकि ये एकदम जो कॉमन सिम्टम हम हर टाइम फेस करते हैं कि एसिडिटी बहुत होती है। तो ये एसिडिटी एग्जैक्टली किस वजह से होती है, तो वो पहले हमने एक सब कारण देखे कि अगर हमने आहार विधि विशेषायतन अच्छे से फॉलो नहीं किए, एकदम रॉन्ग डाइट लिया, तो अल्टीमेटली हाइपर एसिडिटी के तरफ हम जाते हैं। लेकिन अगर ये एसिडिटी हमें मतलब रिलीव करना है तो हम एंटासिड टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल सूदिंग है हार्ट बर्न और बाकी सब सिम्टम्स से कंपेयर करेंगे तो। और फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिटी यानी सिर्फ हार्ट बर्न, मतलब सीने में जलन, वो एक ही सिम्टम नहीं रहता है। कई बार पेशेंट्स में हेडेक के फॉर्म में आता है एसिडिटी, या फिर कई बार उनको खट्टे डकार आते हैं, या फिर कड़वा टेस्ट आता है मुंह में, तो ऐसे। और या फिर ब्लोटिंग यानी पेट में गैस और पेट फूगना, ये एकदम कॉमन सिम्टम रहता है। तो ये अगर हमें सॉल्व करना है तो हम एंटासिड टैबलेट उनको रिकमेंड कर सकते हैं। 1 से 2 टैबलेट आप खाना खाने के पहले उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें एंटासिड के बारे में बताया। मैं फिर आपको वही रिमाइंडर दे रहा हूं कि आप स्क्रीन पे दिए हुए, ऊपर दिए गए नंबर पे और ज्यादा क्वेरीज और ज्यादा क्वेश्चंस भेजिए। अभी हमें एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, जितेंद्र शर्मा जी हैं जम्मू से। उन्होंने पूछा है कि जैसा कि आप कई बार कहते हैं कि आपको आंवला जूस या एलोवेरा जूस सुबह खाली पेट लेना चाहिए, और एंटासिड टैबलेट के लिए भी हम बोलते हैं कि आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले मॉर्निंग में लेना है। तो क्या वो एलोवेरा जूस को और एंटासिड टैबलेट को एक साथ खाली पेट ले सकते हैं डॉक्टर साहब? एक साथ खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना कि अगर हमें डाइजेस्ट ये हर्बल जूसेस का एफिकेसी चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए, तो आइडियली सुबह खाली पेट पे, मतलब 7:30 8 o'clock तक हम ये हर्बल जूसेस सेवन कर सकते हैं। और एंटासिड टैबलेट हम खाना खाने के 10-15 मिनट पहले ले सकते हैं। तो आइडियली ऐसे गैप अगर रखेंगे तो हमें और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसके मिलते हैं। फिर आगे जाएंगे हम, वो है एकदम कॉमन सिम्टम, वो है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज की तकलीफ बहुत लोगों को रहती है। और अगर ये कॉन्स्टिपेशन हम ट्रीट नहीं करते तो आगे जाके पाइल्स की तकलीफ, फिस्टुला, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस इससे ही मतलब आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
और उसके लिए सुपरलैक्स पाउडर है और ये एक रेगुलर बॉवेल क्लींजर है। मतलब आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ हैबिट फॉर्मिंग कंडीशन नहीं होगी। मतलब सुपरलैक्स जब आप बंद करोगे तो उससे सुपरलैक्स की आपको हैबिट नहीं लगेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ रहेगा ऑलरेडी। तो इसलिए आप सुपरलैक्स पाउडर का इस्तेमाल बॉवेल क्लींजर के फॉर्म में कर सकते हो और नियर अबाउट 5 to 10 ग्राम्स गुनगुने पानी के साथ आप बेड टाइम के वक्त ले सकते हो। लेकिन कई बार पेशेंट्स को जब एक्सट्रीम और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वैसे इसमें आप 2 टाइम उनको रिकमेंड कर सकते हो, लाइक आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर 5 to 10 ग्राम्स आप ले सकते हो। डॉक्टर साहब, एक इसके बारे में भी प्रश्न पूछा है, श्रीमती सोनिया श्रीवास्तव जी हैं अपना कानपुर से। उनका कहना है कि क्या हम सुपरलैक्स पाउडर प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में क्या ये सेफ रहता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे उल्टी आना, मॉर्निंग सिकनेस के जैसे सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिपेशन ये बहुत कॉमन सिम्टम रहता है। क्योंकि जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसका वेट गेन होने लगता है, तो वैसे ही माँ के एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ते जाता है और अल्टीमेटली उनको, माँ को वेरिकोस वेन जैसी तकलीफें, पाइल्स की तकलीफें हो सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप जब कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन रहे तभी आप सुपरलैक्स पाउडर उनको रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन रेगुलर बेसिस पे जैसे हम 1 महीना 2 महीना कुछ पेशेंट्स लेते हैं, वैसे हम प्रेगनेंसी में उनको रिकमेंड नहीं कर सकते। हमें सिर्फ जब कंडीशन रहे तभी सुपरलैक्स देना है। मतलब कॉन्स्टिपेशन है उसी दिन सुपरलैक्स लेना है, फिर बाद में बंद करना है। तो इस तरीके से हमने सुपरलैक्स के बारे में देखा। और अभी नेक्स्ट हम जाएंगे वो है क्लोरोफिल डिटॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑलराउंडर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और डिटॉक्सिफिकेशन और टॉक्सिन्स, ये कंसेप्ट अभी हमने इतने बार सीखे हैं कि हमें एक आइडिया आई है, लेकिन और डिटेल में अगर जाएंगे तो क्लोरोफिल डिटॉक्स, क्लोरोफिल यानी ऐसा हरा तत्व है, ग्रीन पिगमेंट है वो, जो पेड़ पौधों में हमें मिलता है। और यही पिगमेंट से पेड़ पौधे खुद का खाना, कुछ फोटोसिंथेसिस, ये एक प्रोसेस से बनाते हैं। उसी के तरह यही ग्रीन पिगमेंट का इस्तेमाल हमने ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव क्लींजिंग के लिए किया है। मतलब हमारे शरीर में जो रेगुलरली टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं, वो अगर अच्छे से शरीर के बाहर नहीं जाते रहेंगे तो उनको एक सपोर्ट देना इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सपोर्ट, एक नेचुरल सपोर्ट हम क्लोरोफिल डिटॉक्स के फॉर्म में दे सकते हैं। वो एक फॉर्म, मतलब एक सैशे अगर हम 1 कप पानी में मिक्स करके आफ्टर मील लेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट और मिलता है। तो आप 1 से 2 सैशे मैक्स टू मैक्स आप इसका कंज्यूम कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाइटरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, मतलब ये सभी लोग ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्पेसिफिकली जहां तक क्लोरोफिल डिटॉक्स की बात है, इसके बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं एसोसिएट्स के द्वारा। सुरेंद्र दास जी हैं कैलकाटा से। उनका सबसे पहला प्रश्न है कि इसको लेने का ढंग, हमें खाने से पहले लेना ये ज्यादा अच्छा परिणाम देता है या खाने के बाद में इसको लेना चाहिए? हाँ, ये बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें खाने के बाद आफ्टर मील्स ही लेना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है और अल्टीमेटली हमारा जो मोटिव है वो है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग हमें अच्छी मात्रा में मिलता है, तो इसलिए हमें क्लोरोफिल डिटॉक्स आफ्टर मील्स ही लेना है। तो दूसरा एक लता शर्मा जी हैं दिल्ली से। उनका क्वेश्चन है मैम, वो कहती हैं कि हमें इनको किस एज से, यानी कि अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो किस एज के अंदर हम क्लोरोफिल डिटॉक्स लेना शुरू कर सकते हैं? अगर हम एज के बारे में देखेंगे तो आप 12 इयर्स के अबाव आप क्लोरोफिल डिटॉक्स इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। और एक नारायण मिश्रा जी हैं लखनऊ से। उनका प्रश्न है मैम कि अगर इसको हम लेना शुरू करते हैं तो कितने समय तक लगातार हम इसको ले सकते हैं? लाइक 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो कितने दिन लगातार हमें विदाउट ब्रेक इसको लेना चाहिए? आइडियली हमने 1 मंथ कंटिन्यूअसली ये लेना चाहिए। और जैसे कई बार ऐसे होता है कि जिनको पहले कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती थी तो वो उनको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगती है। तो आपके मोटिव्स के इससे आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आइडियली हम रिकमेंड करते हैं कि कंटिन्यूअसली 3 से
देना है, और अगर आपका टारगेट अचीव हुआ है, टारगेट इन द सेंस ये प्रोडक्ट ओबेसिटी पे काम करता है, डायबिटीज पे काम करता है, थायराइड के समस्या पे भी काम करता है, मतलब ओवरऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे काम करने वाला ये सपोर्टिव प्रोडक्ट है। तो वैसे आपके टारगेट ओरिएंटेड अगर ये कंप्लीशन दे रहा है, सिम्टम्स आपके कंप्लीटली रिजॉल्व हो गए हैं, तो आप तभी रुक सकते हो। बाकी प्रोडक्ट्स के साथ हमें ये इस्तेमाल करना है, जैसे डाइकेर टैबलेट, डाइकेर रस, ये ओवरऑल डायबिटीज कंट्रोल के लिए हम प्रोडक्ट देते हैं, उसके सपोर्ट में आप डिटॉक्स इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स आप 1 मंथ का गैप दे सकते हो, और अगर आपको फिर से कॉन्स्टिपेशन या फिर ओवरऑल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए तो आप ये डिटॉक्स स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक बार मिनिमम 1 मंथ से मैक्सिमम 3 मंथ्स, फिर बाद में गैप, और इफ रिक्वायर्ड देन यू कैन अगेन स्टार्ट विद द प्रोडक्ट, ऐसा है। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि किस तरह से हम इन 5 डेल्टा स्टॉप टाइम के उत्पादों का नियमित प्रयोग करते हुए अपनी पाचन प्रणाली को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन एक प्रताप मौर्य जी हैं, बेसिकली उन्होंने पूछा है कि हमारे यहाँ पे जो आज का हमारा मेन सेशन रहा वो रहा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन प्रणाली के बारे में। तो हम पाचन प्रणाली को अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से किस तरह से कोरिलेट करते हैं? क्या इन दोनों के बीच में संबंध है, जहां पे इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो पाचन प्रणाली अच्छी होगी, या पाचन प्रणाली अच्छी रहेगी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी? तो इस तरह का कैसा कोरिलेशन है जो इन दोनों के बीच में स्थापित होता है? ये एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन है सर, कि डाइजेशन अगर अच्छा रहा तो हेल्दी इम्यूनिटी हमें मिलती है, क्योंकि इसका रीजन एकदम एस्टैब्लिश्ड है, रिसर्च बहुत हुआ है इस पे, कि जो गट माइक्रोबायोटा रहता है, मतलब हमारे आंतों में कुछ ऐसे हेल्पर बैक्टीरियाज रहते हैं जो अगर अच्छे से काम करे तो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स भी अच्छे से डेवलप होते हैं। इम्यूनिटी के सेल्स यानी डेंड्राइटिक सेल्स है, टी सेल्स है, और एट द सेम टाइम साइटोकाइंस, ये सब जो रिस्पॉन्सेस हमने पहले पढ़े थे इम्यूनिटी जब डिटेल में हमने पढ़ा था, तो वैसे इसमें हमें समझता है कि अगर हमें इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हमें हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरीके से अगर डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो हेल्दी इम्यूनिटी हमें मिलती है। तो मैम जहां तक इम्यूनिटी की बात हम कर रहे हैं तो उसके बारे में, जैसे हमने पहले उत्पाद बताए थे अपने सब एसोसिएट्स को, तो यहाँ पे भी वो एसोसिएट्स यही जानना चाहते हैं कि इम्यूनिटी का कौन सा उत्पाद हम अपने इन 5 उत्पादों के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, तो इम्यूनिटी के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसमें से हम पंचतुलसी ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कि 3 to 4 ड्रॉप्स अगर हम 1 लीटर पानी में रेगुलरली ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। इसके साथ ही अगर 1 कप पानी में हम 4 से 5 बूंद डाल के अगर वो स्टीम और गार्गलिंग के फॉर्म में इस्तेमाल करें तो इससे भी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। और पंचतुलसी ड्रॉप्स ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें 5 प्रकार की तुलसियों का एक्सट्रैक्ट यूज किया है, और इसका क्लिनिकल ट्रायल भी इसकी हुई थी ये प्रोडक्ट की, और हमें इन्फ्लुएंजा मतलब कोल्ड कफ ऐसे सिम्टम्स में भी बहुत अच्छी रिकवरी ये प्रोडक्ट से मिली है। तो इस तरीके से WHO प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंजा पे काम करने वाला ऐसा एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है ये पंचतुलसी, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। तो दोस्तों अभी आपने जाना कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया किस प्रकार से हम अपनी पाचन प्रणाली को और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, दोनों के बीच में जो गहरा संबंध है, अगर इन दोनों की देखभाल करना चाहते हैं तो किन उत्पादों के सहारे हम उन चीजों का प्रयोग करते हुए अपनी दोनों चीजों को संभाल के रख सकते हैं। मैं फिर एक रिमाइंडर दूंगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपनी और ज्यादा क्वेरीज और ज्यादा डाउट्स भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दी जा सके। तो डॉक्टर साहब अभी जहां तक हम सेशन को लास्ट में अगर देखें तो हम अब तक जो हमने बातें की, जिस विषय पे बात की, जिसके बारे में बात की, अगर उसका पूरा समअप एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन की बात करूंगा ताकि जो एसोसिएट्स हमारे देरी से जुड़े या देर से स्क्रीन पे आए तो वो लोग भी जान पाए कि आज जो हमने इस सेशन में वार्तालाप की बात की तो उसका पूरा अगर हम एक सेंट्रल सजेशन में समरी के रूप में देखें तो हम उसको किस ढंग से बता सकते हैं।
जैसा हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि समरी के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये हमने बहुत से कनेक्टेड टॉपिक्स आज समझे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी डाइटरी हैबिट्स के बारे में हमने समझा, जिसमें जो अष्टविध आहार विधि विशेषायतन भी आए, फिर रेगुलर बॉवेल क्लिनजिंग मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में हमने समझा, और एट द सेम टाइम टॉप टाइम प्रोडक्ट्स जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसा कंडीशन डेवलप हुआ है वैसे हमें टॉप टाइम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जो अलग अलग एक्सरसाइजेस है, मतलब योगासना है, फिर अग्निसार क्रिया जैसे प्राणायाम, मतलब प्राणायाम का एक टाइप है अग्निसार क्रिया, तो ये सब कुछ क्रिया हम फॉलो करके हम अग्नि को और बेहतर बना सकते हैं और स्ट्रांगली उसको मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हमें कॉम्बिनेशन में कुछ टॉप टाइम के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत है तो वो सुपरलैक्स पाउडर, लिव केयर टैबलेट और ये इम्यूनिटी के लिए पंचतुलसी ड्रॉप्स, ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर किसी को हिपैटिक मतलब लीवर डिसऑर्डर्स है, फैटी लीवर है और इम्यूनिटी भी चाहिए, तो इम्यूनिटी के लिए पंचतुलसी और फैटी लीवर के लिए लिव केयर टैबलेट सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एसिडिटी की तकलीफ रहे तो एंटासिड टैबलेट, लिव केयर टैबलेट और सुपरलैक्स पाउडर, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन हम अलग अलग से जो पेशेंट का मतलब कंडीशन है वैसे समझ के हम उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये ओवरऑल वेज है हेल्दी डाइजेशन के, जो अगर हम फॉलो करेंगे तो डाइट का भी मतलब आहार के बारे में सोच के एट द सेम टाइम कंडीशन अगर फिर भी डेवलप हुई तो हम कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने आज समझा है। और इसी के रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें एक सिंगल एक्सरसाइज हमने मतलब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेशन और स्ट्रांग रहेगा। तो वो वीडियो मैं अभी प्ले करती हूँ। ओके, तो तो इस तरीके से हमने देखा एक बेसिक एक्सरसाइज है जो त्रिकोणासन है, जो हमने वो वीडियो से समझा है कि अगर सिंपल ये एक्सरसाइज हम एटलीस्ट 10 to 30 राउंड्स के इसमें करेंगे रोज, तो उससे भी हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है वो कम हो जाती है। तो ऐसे कुछ हेल्दी हैबिट्स हमें फॉलो करने हैं। एट द सेम टाइम ये जो पॉइंट्स हमने देखे वो सब हमें फॉलो करने हैं, इससे हमें हेल्दी डाइजेशन मिलता है। और अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ भी तो भी उसके आउटकम्स कुछ बुरे नहीं आते, रिकवरी तुरंत होती है। और एक प्रोटेक्शन के फॉर्म में हम इम्यूनिटी मेडिसिन के साथ लिव केयर टैबलेट तो रेगुलरली इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हेल्दी डाइजेशन के वेज देखे हैं। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने आज के सेशन में हमें अपनी पाचन प्रणाली को, डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह से हम अच्छे ढंग से रख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी खाने की आदतों को अपने शरीर के जो कहते हैं प्रतिकूल प्रभाव हमें दे, अनुकूल प्रभाव दे, उन दोनों प्रभावों को समझते हुए हमें अपने आहारों का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर की प्रवृत्ति के हिसाब से अनुकूल रहें। तो वो भी एक हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को संभाल के अस्वस्थ रूप में रखने के लिए सबसे बेहतरीन भूमिका अदा करता है। तो ये सारी चीजें बताते हुए उन्होंने हमें उन उत्पादों के बारे में भी समझाया जो उत्पाद हमें डेल्टा स्टॉप टाइम के हमारी पाचन प्रणाली को अच्छे ढंग से चलाने में मदद करते हैं। उसके बाद हमने अभी देखा कि एक त्रिकोण आसन जो एक तरह का योग है कि योग आसन करके भी हम अपनी पाचन प्रक्रिया को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों आपने जितने भी सवालों को यहाँ डॉक्टर साहब के सामने रखा, तो आज के सेशन में डॉक्टर साहब ने हमें
हमें उनके बारे में पूरी जानकारी दी। पर इस सेशन के अंत में आने पे मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, एक तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी और क्वेश्चंस आप डालते रहिए। दूसरा, जैसे पिछले सेशन में डॉक्टर साहब ने बताया था कि खाली दवा के सहारे नहीं रहा जा सकता, कुछ हमें अपने आप में, अपने कुछ ऐसे नियमों को हमें अपने आप में अपनाना होता है, जो हमारी प्रिकॉशंस कहिए, परहेज़ कहिए, क्योंकि मेडिकेशन के साथ उन चीज़ों को अपनाना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें हेल्दी बना सकता है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ वो भी चीज़ रिपीट कर दीजिए, ताकि हमारे सभी एसोसिएट्स को वो भी चीज़ दोबारा रिवाइज़ हो जाए, जो आज के सेशन में हमारे पहली बार आए हैं। डॉक्टर साहब, शायद डॉक्टर साहब का कनेक्टिविटी इश्यू है कोई, वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो हम, मेरा यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें अपने नियमों का पालन अवश्य करना है, जो नियम हमें प्रिकॉशंस बताए गए हैं। कोरोना के पेंडेमिक के ड्यूरिंग हमें अपने 2 गज की दूरी को बनाए रखना है, मास्क पहन के बाहर निकलना है, हाथों को बार-बार धोते रहना है, घर में साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके साथ-साथ अगर हम मेडिकेशन को निभाते हैं, तो तभी जाके हम पूर्णतया अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। और यही एकमात्र संशोधन है, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आ चुका है, मेडिकेशन प्लस प्रिकॉशंस। सो दिस इज द बेसिकली कॉम्बिनेशन व्हिच ईच एंड एवरीबॉडी हैज टू अडॉप्ट। हमें निभाना होगा, हमें अपनाना होगा। सो दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब, आप अभी शायद स्क्रीन पे नहीं आ पाए, तो मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे एसोसिएट्स की तरफ से, अपने पूरे फील्ड स्टाफ की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के सेशन में, जिसमें हमने पूरी तरह से जाना कि हम अपनी पाचन प्रक्रिया और रोग प्रतिरोधक क्षमता को, दोनों को किस तरह से अच्छे ढंग से उनकी देखभाल कर सकते हैं और अपने खुद की और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। तो अगला भी सेशन हमारा आपके सामने, क्योंकि ये सेशन की शुरुआत हमने मंगलवार को की, और आगे का जो हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे का टॉपिक रहेगा दोस्तों, दैट विल बी मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी। आप ये समझ सकते हैं कि आज इस चीज का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि आज कोरोना पेंडेमिक के अंदर लोग पैनिक की वजह से, एक हमेशा जो तनाव हमारे दिमाग पे बना हुआ है, जो स्ट्रेस बना हुआ है, उसका और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का आपस में क्या कोरिलेशन रहता है, किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम सफलतापूर्वक अपने तनाव पे एक कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगले मंगलवार शाम को 4 बजे इसी समय मैं और डॉक्टर प्राची आपसे फिर रूबरू होंगे, और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं फिर रिपीट करूंगा कि दिए हुए नंबर पे ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स डालिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए इस सेशन में आने पे, सो दैट एवरीबडी कुड बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। और डॉक्टर साहब से जितनी ज्यादा हम जानकारी ले पाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए। So at the end of the session, again, thank you very much, and jet of time to all my family members. Jet of time, दोस्तों।